Hello everyone, welcome to my channel UPSC Aspirants. Today we are going to start our chapter 14 part 2, The Struggle for Swaraj 1927 to 47. पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम जो भी बारदौली सत्याग्रह है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने कैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट की थी उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पूर्ण स्वराज, पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है ना। इन सब के बारे में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सब इस चैप्टर के इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पूर्ण स्वराज। The National Congress soon reflected this new mood. Gandhi came back to active politics and attended the Kolkata session of Congress in December 1928. He now began to consolidate. The first step was to reconcile the militant left wing of the Congress. अब क्या था ना, गांधी जी बैक ऑफ हो गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ड्यूरिंग में, ठीक है। जो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी जो 1920 में हुई थी, उसके बाद में जो चोरा चोरी का जो इंसिडेंट हुआ था, तब गांधी जी ने उस मूवमेंट को बंद कर दिया था। उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही पूर्ण स्वराज जो कांग्रेस सेशन हुआ था, उसके अंदर जो पूर्ण स्वराज का मुद्दा उठाया गया, उस टाइम पे गांधी जी फिर से एक्टिव हो गए और अपना पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के भाग लेने लग गए। इन्होंने सबसे पहला अपना कदम क्या सोचा ना, कि जो मिलिटेंट लेफ्ट विंग है, इनको कांग्रेस के अंदर कैसे सही किया जाए, मतलब सबको एकजुट करके कैसे जोड़ के रखा जाए। जो कांग्रेस का सेशन था, लाहौर सेशन, हिस्टोरिक सेशन रहा है जो, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 के अंदर ये हुआ था। अब यहाँ पे क्या था ना, बेटे ने बाप को सक्सीड किया था, मतलब बाप के बाद में बेटे ने प्रेसिडेंसी संभाली थी कांग्रेस की, ठीक है। क्योंकि 1928 के अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और 29 के अंदर जवाहरलाल नेहरू। The Lahore session of the Congress gave voice to new militant spirit. It passed a resolution declaring पूर्ण स्वराज। अभी इस जो ये कांग्रेस सेशन हुआ था ना, इसके अंदर रिजोल्यूशन लिया गया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण बिल्कुल पूरी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएंगे और हमको अंग्रेज़ बिल्कुल ही नहीं चाहिए हमारे देश के अंदर। ये था कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव, यही था इनका मोटिव कि अब हमको ये करना है। 31 दिसंबर 1929 डिसाइड किया गया, ठीक है, कि इस दिन जो तिरंगा है वो फहराया जाएगा आज़ादी का। 26 जनवरी 1930 फिक्स किया गया कि ये हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे होगा, ठीक है, विच वॉज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये हर साल मनाया जाएगा और लोग इस दिन प्लेज लेंगे कि हम इंसान के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं करेंगे और अंग्रेज़ों के अधीन हम काम नहीं करेंगे। द मूवमेंट नाउ स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेज़ी से फैल गया ये मूवमेंट, और जगह जगह सोल्ट ला के लॉ तोड़ा गया है ना। लोग पहले क्या था ना, गवर्नमेंट के अंडर में था सोल्ट बनाना और बेचना वगैरह, लेकिन बाद में लोग खुद जाके इस लॉ को तोड़ने लगे, और जितने भी फॉरेस्ट लॉ थे उनको तोड़ने लगे। जा कहाँ पे थे फॉरेस्ट लॉ? थे महाराष्ट्र में हो गए, जैसे कि कर्नाटक सेंट्रल प्रोविंस हो गया, यहाँ पे सब जितने भी लोग थे हर तरह के कानून को तोड़ने लगे, और उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से भी मना कर दिया ईस्टर्न इंडिया के अंदर। एवरीवेयर इन द कंट्री पीपल ज्वाइंट हड़ताल, काफ़ी हड़ताल हो रही थी, है ना, प्रोटेस्ट हो रहे थे, कैंपेन चल रहे थे, बाइकआउट हो रहा था अंग्रेजी सामान का, लोग टैक्स देने से मना कर रहे थे। काफ़ी लाखों की लोगों संख्या में लोगों ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। द मोमेंट रीच द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द इंडिया एंड स्टीयर द ब्रेव एंड हार्डी पठान्स। अब क्या था ना, एक्सट्रीम वे में पहुंच गई। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कहाँ पे स्टार्ट हुई है मूवमेंट? नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर के अंदर, ठीक है, देश का जो नॉर्दर्न एरिया है ना, जैसे कि दिल्ली हो गया, इस एरिया के अंदर। यहाँ पे ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था। किसकी लीडरशिप में? खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। और जो पठान्स थे उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, जिसको बोला जाता था खुदाई खिदमतगर, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द गॉड, और जिनको पॉपुलरली बोला जाता था रेड शर्ट्स।
देवर प्लेस टू नॉन वायलेंस। अब इन्होंने प्लेस ले रखी थी कि हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे और जो स्ट्रगल है फ्रीडम स्ट्रगल उसके अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे और लोगों के साथ मिलके देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका बनाएंगे। और सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ पेशावर में। उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे जो गढ़वाल की जो 2 टुकड़ियाँ थी सोल्जर्स की, उन्होंने मना कर दिया गोली चलाने से। जो नॉन वायलेंट मास डेमोन्स्ट्रेशन था ना, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, उन पे गोली चलाने से मना कर दिया, क्योंकि ये आराम से शांति प्रिय आराम से बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जबकि इन जो सोल्जर्स को ये भी पता था कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो जाएगा या फिर इनको लंबी जेल में डाल दिया जाएगा, फिर भी इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। ये सब देखते हुए लोगों के बीच में या फिर अंग्रेज़ों को ये लगने लग गया था कि हाँ, अब जो नेशनलिज्म की भावना है वो इंडियन आर्मी तक पहुंच चुकी है। सिमिलरली द मूवमेंट फाउंड एन इको इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब क्या है ना, ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर भी पहुंच गई जो भी मूवमेंट की जो ये आग थी, जो भी लपटें थी, वहाँ पे भी लोग इससे उत्साह में भरने लगे और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने लगे थे। वहाँ पे जो नागालैंड की एक ब्रेव लड़की थी, हीरोइन थी या फिर फ्रीडम फाइटर थी, जिनका नाम था रानी गै गैदीलियो, ठीक है। वो 13 साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी की बात मानते हुए और कांग्रेस के साथ, मतलब कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलते हुए, बैनर ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द फॉरेन रूल, मतलब कि जो अंग्रेजी शासन है उसके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी। और उनको रानी, जो यंग रानी थी, इनको पकड़ लिया गया, इनको कैद कर लिया गया 1932 के अंदर और इनको पूरी उम्र कैद दे दी गई। इनका जो फ्यूचर रहा, अभी देखो 13 साल की उम्र में ही अरेस्ट हो गई थी और इनको जेल में डाल दिया गया था असम की, और 1947 के अंदर इनको छोड़ा गया। मतलब जो बचपन था ना वो सारा का सारा इनका जेल में चला गया। देश के नाम इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कर दी एक तरह से। और जवाहरलाल नेहरू ने 1937 के अंदर लिखा कि एक दिन ऐसा आएगा भारत के अंदर जब इनको याद किया जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट रिप्लाई टू नेशनल स्ट्रगल वॉज सेम एज बिफोर। अब क्या है ना, गवर्नमेंट को जब भी ऐसा कुछ दिखता था तो गवर्नमेंट एक ही काम करती थी, वो क्या करती थी, लाठी चार्ज कर देती थी या फिर गोलियां चला देती थी जो भी लोग दिखते सामने, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, है ना, उनको कोई मतलब नहीं था। इन्होंने 90,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, कई कांग्रेस लीडर शामिल थे, इनको जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस को फिर से इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस इलीगल है। अब उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा ना, समन किया लंदन के अंदर फर्स्ट राउंड टेबल 1930 के अंदर। अब फर्स्ट राउंड टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने भी क्या पार्टिसिपेट किया था, अंबेडकर जी भी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था स्टार्टिंग में। बट द नेशनल कांग्रेस बाइकआउटेड द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया था नेशनल कांग्रेस ने कि भाई ये हमारे खिलाफ चल रही है, मतलब इसमें हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ना ही हमको आज़ादी देने की बात करेंगे, तो इस वजह से हम क्यों इस चीज़ को अटेंड करें। द गवर्नमेंट नाउ मेड अटेम्प्ट टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद कांग्रेस so that it would attend the round table conference. Finally, Lord Irwin and Gandhiji negotiated a settlement in March 1931. अब क्या था ना, गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि चलो हम नेगोशिएट करते हैं कांग्रेस के साथ में, ताकि वो अगली जो राउंड टेबल है उसके अंदर हिस्सा ले लें। और लास्ट में जाके गांधी जी के साथ में इन्होंने कोई सेटलमेंट कर ली मार्च 1931 के अंदर। अब वो क्या सेटलमेंट थी ना, उसके अंदर बोला गया था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, अंग्रेज़ों ने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो भी जेल में बंद थे, उनको हम छोड़ देंगे अगर उन्होंने नॉन वायलेंट, मतलब जो शांति प्रिय से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको हम छोड़ देंगे। और उनको साल्ट बनाने के लिए, खुद की कंजप्शन के लिए, मतलब अगर आप अपने घरेलू यूज़ के लिए जितना भी साल्ट बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, उसके उसके लिए हम उनको आज़ाद कर देंगे, आज़ादी दे देंगे या फिर उनको राइट दे देंगे। तो ऐसा करके अंग्रेज़ों ने ये मान ली और क्या कि जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको आप ख़त्म कर दो, गांधी जी को बोला इन्होंने। अब इस चीज़ पे एग्री होके गांधी जी ने हिस्सा लिया सेकंड राउंड टेबल के अंदर, ठीक है। और इस चीज़ को, जो गांधी जी और इरविन की जो पैक्ट हुई थी, इसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट।
लेकिन इस पैक्ट के अंदर जो सबसे बड़ी डिमांड थी ना, जितने भी लीडर्स थे, कांग्रेस थे, वो अंग्रेज़ों ने नहीं मानी। और वो क्या थी, वो डिमांड क्या थी कि डेट द डेथ सेंटेंस ऑफ भगत सिंह एंड हिज टू कॉमरेड्स टू बी कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी देने का जो इन्होंने फरमान जारी किया था, तो कांग्रेस चाहती थी कि उसको बदल के उम्र कैद कर दिया जाए, उनको फांसी ना दी जाए। लेकिन अंग्रेज़ इस बात को मानने से साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब गांधी जी फिर चले गए इंग्लैंड पे, ठीक है, वहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए सितंबर 1931 के अंदर। बट इन स्पाइट ऑफ हिज पावरफुल एडवोकेसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसिडर द बेसिक नेशनलिस्ट डिमांड फॉर द फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, कि आप हमको अभी से हमारी जो कामकाज है वो हमारे हाथ में पूर्णतया से सौंप दो, ताकि हम पूरा काम हम अपना खुद से करें, हमारी गवर्नमेंट हम खुद से चलाएं, और जो हमारी डिमांड है फ्रीडम की, ठीक है, वो हमको दे दो। लेकिन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको साफ साफ मना कर दिया, ऐसा तो नहीं होने का। और इसको देखते देखते उन्होंने पीछे से जो जितने भी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे ना, उन पे भी अंग्रेज़ों ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी और लैंड रेवेन्यू भी बढ़ा दिया, और जिससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। इसको देखते ही उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई आप टैक्स के अंदर रिडक्शन करो, कमी करो, ठीक है। और दिसंबर 1931 ने कांग्रेस ने क्या स्टार्ट किया, नो रेंट नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि ना ही हम टैक्स देंगे, ना ही हम कोई रेंट देंगे, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स वाज टू अरेस्ट जवाहरलाल नेहरू ऑन December 26 को जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया। और जो खुदाई खिदमतगर जो नॉर्थ के अंदर चल रही थी, जिसके लीडर कौन थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, इनको भी अरेस्ट कर लिया 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को इनको किया, 26 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू को करा, है ना। और जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे उन पे इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, और वही सब जो ये पुराने खेल खेलते थे इन्होंने वही स्टार्ट कर दिए। गांधी जी फिर से भारत आए क्योंकि इनकी बातें नहीं मानी थी, और इन्होंने आते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, फिर से रिज्यूम कर दिया। अब गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन था नहीं, और ये एक तरह से जो इनकी ट्रूस हुई थी, जो भी पैक्ट हुई थी, वो टूट चुकी थी कांग्रेस के साथ में, ठीक है। और फिर इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या करा ना, जितने भी जो भी क्राउड था जो गोदावरी रिवर के ऊपर ईस्ट के अंदर इकट्ठा हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी अंग्रेज़ों ने, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और ऐसा वो गोली भी क्यों चलाई, क्योंकि क्या है ना, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के तरह पोशाक पहन रखी थी, जैसे कि टोपी मतलब ऐसे धोती कुर्ता पहने हुए थे। सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए इतने ज़्यादा नफरत करते थे ना गांधी जी से, कि उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए भी उनके ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। जिस ऑन जनवरी 4 1932, 4 जनवरी 1922 के अंदर गांधी जी और जो अदर कांग्रेस लीडर्स हैं उनको फिर से इन्होंने अरेस्ट कर लिया, और कांग्रेस को क्या कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया। द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द लॉ was suspended and the administration carried on through special ordinance. Police indulged in act terror, committed innumerable atrocities of द फ्रीडम फाइटर्स। वही काम कि सबको सस्पेंड, लोगों को सस्पेंड कर दिया, जितने भी इन्होंने लाइक थोड़े बहुत कुछ फ्रीडम दे रखी थी उन पे भी इन्होंने सस्पेंशन लगा दिया, और जो अपना काम काज है अपने तरीके से करने लग गए। जो भी इनको गलत काम करते थे उस चीज़ का ऑर्डिनेंस लेके आते थे और वो लागू कर देते थे, ठीक है। और फिर जो पुलिस है, पुलिस लोगों की मदद करने के बजाय उन्हीं पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी। 1 लाख से भी ज़्यादा सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर लिया, उनके घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सबको सीज़ कर दिया गया, ठीक है। नेशनल लिटरेचर, जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे, उनको सब बैन कर दिया, उनकी सेंसरशिप कैंसिल कर दी। कांग्रेस को सस्पेंड कर दिया गया, है ना। कांग्रेस ऑफिशियली सस्पेंडेड द मूवमेंट 1933 एंड विड्रॉ इट इन May 1934। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया गया कांग्रेस ने, और उसको विड्रॉ कर लिया, और गांधी जी अगेन फिर से बैक ऑफ हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स से। और फिर से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, उनको फिर से ये आहत हुआ, और फिर से जैसे कि सुभाष बोस ने और विट्ठल भाई पटेल ने डिक्लेयर किया कि महात्मा गांधी एज ए पॉलिटिकल लीडर फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये फिर बार बार बैक ऑफ हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। 1 मिनट।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। अब जो थर्ड राउंड टेबल हुई थी लंदन के अंदर, है ना, 3 राउंड टेबल हुई थी 1930, 31, 32 के अंदर। तो इनका जो लास्ट के अंदर क्या डिस्कशन निकला था ना, वो निकला था कि एक्ट बनाई जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब इन सब का जो निचोड़ था वो ये पूरी एक्ट निकल के आई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या था, क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी, जिसके अंदर क्या रहेंगे, प्रिंसली स्टेट्स जो है एज ए यूनिट वर्क करेंगी। और जो भी पावर है सेंट्रल और स्टेट के अंदर, उनको 3 लिस्ट के अंदर, फेडरल लिस्ट के अंदर, मतलब 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट किसके अधीन आती थी, सेंटर के अंदर, जिसके अंदर कितने 54 क्या थे, 54 आइटम थे। और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी वो प्रोविंसेस के लिए थी, जिसमें 54 उसके अंदर 59 आते थे फेडरल लिस्ट के अंदर, और 54 आते थे प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर, जो जितनी भी स्टेट्स थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उनके अंदर। और जो कंकरेंट लिस्ट थी वो दोनों के लिए थी, जिसके अंदर 36 सब्जेक्ट आते थे, 36 आइटम। और जितनी भी रेजुटरी पावर हो गई वो किसके अधीन आ गई, वो आ गई वायसरॉय के अधीन। और यहाँ पे जो ये एक्ट थी, इसने डायरची को, जो जो कि ड्यूअल गवर्नमेंट है, उसको एबलिश कर दिया था सेंटर के अंदर। और यहाँ पे क्या था ना, गवर्नर एक्ट करता था किसकी एडवाइस पे, मिनिस्टर, जो कि किसको रिस्पॉन्सिबल थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के को लेके, जहाँ पे कानून बनाए जाते थे प्रोविंसेस को लेके, जैसे कि इन लिखा हुआ, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल असेंबली बट टू कंट्रोल ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी मिनिस्टर हैं जो प्रोविंशियल असेंबलीज में चुने गए थे, अब वही किसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, जितना भी पॉलिटिकल प्रोविंस में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बट द गवर्नर वर गिवन द स्पेशल पावर, दे कुड वीटो लेजिस्लेशन एक्शन एंड लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। अब क्या था ना, देखो, मिनिस्टर्स की सलाह पे गवर्नर काम करेगा, जैसे कि जो मिनिस्टर कहेंगे वो गवर्नर उसको उस काम को करना पड़ेगा, जैसे कि आज के दिन होता है, ठीक है। लेकिन गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, जिससे वो किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शन को या फिर किसी भी कानून को वीटो कर सकता था, कि भाई उसको रोक सकता था। लेकिन मोर ओवर दे रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द सिविल सर्विस एंड द पुलिस। अब देखो, मिनिस्टर्स को इन्होंने सिविल सर्विस और पुलिस नहीं दी, उस पर पूरा कंट्रोल खुद का रहा, क्योंकि इसी के थ्रू ये हम पे राज करते आए हैं। द एक्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट एस्पायरेशन फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। अब क्या है ना, तो इनको सिविल सर्विस दी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, एक तरह से बोल दिया कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप करो, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने वीटो पावर भी अपने पास रख ली। तो ये पॉलिटिकल, ये सब कुछ अपने हाथ में रखना चाह रहे थे। और इकोनॉमिक पावर भी, जैसे कि रेवेन्यू वगैरह की, ये सब में भी इतना कुछ ज़्यादा हिस्सा था नहीं। तो एक तरह से पागल बनाने वाले खेल किए जा रहे थे। फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट वॉज नेवर इंट्रोड्यूस बट द प्रोविंशियल पार्ट सून पुट इनटू ऑपरेशन। जो फेडरलिस्ट थी उसके जो हिस्से थे वो कभी भी एक्शन में नहीं आए, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोविंशियल जो लिस्ट थी जिसमें 54 आइटम्स थे, उनको जल्दी ही ऑपरेशन में ले दिया गया। कांग्रेस ने इस एक्ट को अपोज किया, ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, नई एक्ट के अकॉर्डिंग हम इलेक्शन तो लड़ ही लेते हैं, है ना। और ये दिखाएंगे बाद में कि ये कितनी अनपॉपुलर एक्ट है। द इलेक्शन कैंपेन ऑफ द कांग्रेस मेट विद मैसिव पॉपुलर रिस्पॉन्स। अब लोगों ने कांग्रेस का साथ देना बहुत ज़ोरों शोरों से खूब साथ दिया, ठीक है। लेकिन जबकि इसमें गांधी जी का कोई सिंगल हाथ नहीं था, गांधी जी ने कोई भी एक इलेक्शन मीटिंग को अटेंड नहीं किया। अकेले कांग्रेस ने अपने बलबूते पे इलेक्शन को जीता। फेब 2 के अंदर इलेक्शंस की मीटिंग्स होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने किसका साथ दिया, कांग्रेस का, और कांग्रेस ने जितनी भी प्रोविंसेस थी मोस्टली में पूर्णतया से जीत हासिल करी। कांग्रेस ने मिनिस्ट्री फॉर्म करी जुलाई 1937 के अंदर 7 प्रोविंसेस के अंदर, 11 में से 7 में ये पूरी तरह से जीत चुकी थी। लेटर कांग्रेस ने बाद में 2 के अंदर गठबंधन के साथ मिलके गवर्नमेंट अपनी बनाई। ओनली बंगाल और पंजाब जो ऐसा एरिया था जहाँ पे नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री थी। पंजाब किसके द्वारा रूल किया जा रहा था उस टाइम पे, यूनियनिस्ट पार्टी, और
किसके द्वारा चल रहा था? कृषक प्रजा प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों के गठबंधन से। अब बात करते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की, इन्होंने कैसे क्या काम करा था। दे डिड ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ पावर गिवन टू देम अंडर द एक्ट ऑफ 1935। मतलब एक्ट ऑफ 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थी, उसके अधीन इनको जितनी भी थोड़ी मोटी जितनी भी पावर्स मिल रही थी, उनके उनको यूज़ करते हुए इनसे जितना बन पा रहा था उतनी लोगों की हेल्प करने की कोशिश की। इन्होंने अपनी खुद की सैलरी भी 500 रुपये तक, मतलब इतनी घटा दी थी, 500 रुपये महीने तक। और ज़्यादातर ये मोस्टली किस में ट्रैवल करते थे? सेकंड और थर्ड क्लास रेलवे के जो कंपार्टमेंट होते थे उनके अंदर, ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और लोगों की मदद की जाए। इन्होंने नए स्टैंडर्ड्स रखे ऑनेस्टी और पब्लिक सर्विसेज के लिए कि हम बिल्कुल मतलब बिना किसी करप्शन के और लोगों की मदद करने का अपना कोशिश करेंगे। और इन्होंने काफ़ी फील्ड्स के अंदर अपना अच्छा काम भी किया। इन्होंने खेती कानून पास किए, ठीक है, और नए टेनेंसी राइट मतलब जैसे कि जितने भी किराए पे धरती लेके उसको बोते थे या वहाँ पे खेती करते थे, और उनकी जो सिक्योरिटी है भाई, जितना टाइम उनको दिया गया था और उनका जो रेंट था उसके अंदर इन्होंने कमी की, ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। और इनको जो जितने भी पीजेंट्स थे, जिन पे जितना भी कर्ज था, उन कर्जधारियों, मतलब जो कर्ज इनको लोन देते थे जो लोग इनको, और इनसे गलत फिर पैसा वसूलते थे, उनसे थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिलाने की भी कोशिश की। ट्रेड यूनियन फेल्ट फ्रीयर, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी जो अपना काम धंधा करती थी, कांग्रेस के पावर में आने के बाद उनको थोड़ी सी राहत मिली और वो अपना काम अच्छे से करने लगी। और उनके क्या है ना, उनका जो डेली का जो क्या बोलते हैं इसको, सैलरी जो होती थी, डेली वेजेस वर्कर्स थे, उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई। द कांग्रेस गवर्नमेंट also introduced prohibition in selected area, undertook Harijan upliftment, paid greater attention to primary, higher and technical education and public health। अब क्या था ना, इन्होंने जो जैसे कि जो हरिजन्स होते थे उस टाइम पे, अब उनको वो काफ़ी पिछड़े हुए थे कई चीज़ों के अंदर, जैसे एजुकेशन होगी, हर तरह के उनको किसी भी तरह की इतनी एजुकेशन की नॉलेज नहीं थी, उनका जो हेल्थ इशू थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो इन्होंने कुछ मतलब उनके लिए अपना क्या कहते हैं, एक तरह से थोड़ा सा रिजर्वेशन देने का स्टार्ट किया कि भाई हाँ, थोड़ा इनका अपलिफ्टमेंट हो, ये भी लोगों के बराबर में आ सके, इनको भी मौका मिलना चाहिए ऐसा करके। और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दी प्राइमरी एजुकेशन, हायर और टेक्निकल एजुकेशन की, ताकि लोग अच्छे से एजुकेट हों और देश को आगे लेके जाएं। पब्लिक हेल्थ, जितनी भी उस टाइम पे काफ़ी कई तरह की पास्ट के अंदर बीमारियाँ आई है, फेमिन आए हैं, जिनके अंदर काफ़ी लोगों, कई लाख लोग मरे हैं, तो उनसे बचाने के लिए कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, इस वजह से इन्होंने पब्लिक हेल्थ पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया। इन्होंने खादी को सपोर्ट किया, विलेज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया, ताकि देश सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मॉडर्न इंडस्ट्री को भी इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री वाज देयर फर्म हैंडलिंग ऑफ कम्युनल राइट। जितने भी जो धर्म की ऊपर लाइक हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे, इनको इनको रोकने में ये काफ़ी हद तक कामयाब रहे। From the early days, national movement had adopted a pro-poor orientation. This orientation was immensely strengthened the impact of Russian Revolution of 1917, the coming of Gandhiji on the political stage, and the growth of powerful left-wing group during 1920 and 30। यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि मोस्ट स्टार्टिंग से ही जो नेशनल मूवमेंट है ना, इन्होंने गरीबों को उठाने के, अपलिफ्टमेंट करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। इन्होंने देखा है कि रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर कैसे सब लोग एकजुट होके हमने देश को आज़ाद करवाया था, चाहे अमीर हो गरीब हो। देखो, देश को आज़ाद कराने में अगर एक बात कराए, एक तरह से देखा जाए तो जितने भी जो नीचा तबके के जितने भी लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे, उनकी अहम भूमिका रही है, क्योंकि देश काफ़ी एक तरह से देश के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं था अंग्रेज़ों ने, इतनी गरीबी और इतनी मंदी थी। और इन लोगों के अंदर उत्साह भरने वाले कौन थे? गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन्होंने अपना बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है लोगों को एकजुट करने के लिए, और जो नेशनल मूवमेंट हो उसको पूरे एक कंट्री लेवल पे लेके आने के लिए, इस वजह से हमारे देश को आज़ाद मिली।
आज़ादी मिली। विद इन द कांग्रेस द लेफ्ट विंग टेंडेंसी फाउंड रिफ्लेक्शन इन द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 1929, 36, 37 and the Subhash Chandra Bose 38, 39. Nehru argued that political freedom must mean the economic emancipation of masses and especially of toiling peasants from फ्यूडल एक्सप्लोटेशन। यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जितने भी जो भी प्रेसिडेंसी हुई है, ठीक है, चाहे सुभाष चंद्र बोस की हुई हो, जवाहरलाल नेहरू की हुई हो, इनका सबका क्या मानना था, जितने भी लोग हैं इनको पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाए, है ना, और जो इनके साथ पिछड़ापन हो रहा है, इनको दबा के रखा जा रहा है इकोनॉमिकली, इनको इन चीज़ों से, जो भी इनके साथ एक्सप्लोटेशन हो रहे, इन सब से आज़ादी दी जाए। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन लखनऊ कांग्रेस 1936, यहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू 29, 36 और 37 के अंदर, ठीक है। तो 36 के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, लखनऊ सेशन के अंदर इन्होंने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया और इनका क्या गोल रहा कि ये किसकी तरफ, किन के लिए ज़्यादा काम करेंगे, अब मतलब किन को मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे, जितने भी गरीब लोग हैं, पीजेंट हैं, मजदूर हैं, जो वर्किंग क्लास है, निचला तबका है, उसको देखते हुए ये अपना आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दिस वॉज ऑल्सो ही फेल्ट द बेस्ट वे ऑफ विनिंग अवे द मुस्लिम मासेस फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएक्शनरी कम्युनल लीडर्स। अब क्या है ना, देखो, गरीब तबका जितना भी था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये अब अगर सबके लिए ऐसे काम करेंगे तो हर तरह के लोगों की अटेंशन इनको मिलेगी। इस वजह से जितने भी जो उस टाइम पे कॉमनल लड़ाइयाँ होती थी, धर्म के ऊपर लेके रिलीजन के ऊपर जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, उनको दबाने में कामयाब रहे। ए मेजर पॉइंट ऑफ डिपार्चर वाज द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड बाय द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस ऑन द अर्जिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने जो कराची सेशन था उसके अंदर क्या रिजोल्यूशन पास किया कि सबको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए और जो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं कंट्री की वो सुधारी जाए और देश के अकॉर्डिंग उनको बनाया जाए। अब द रिजोल्यूशन गारंटीड द बेसिक सिविल राइट्स उनको मिलने चाहिए, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, है ना, इक्वलिटी मिले लॉ के अधीन, कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए बिना किसी कास्ट देखे हुए या फिर उसका सेक्स देखे हुए, इलेक्शन हो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब क्या है कि सब एडल्ट बेस पे उस टाइम पे, लाइक जैसे कि उस टाइम पे 21 साल की उम्र होती थी कि भाई आप इलेक्शन वोट डाल सकते हो, कि भाई हर एक इंसान को, हर एक अडल्ट को इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार मिले, ताकि उनका भी देश के अंदर कोई रोल हो, कि वो जिस गवर्नमेंट को चाहें उसको चुन सके, इतनी फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए। और फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ गरीब कि भाई अमीर के बच्चे इजीली एजुकेशन प्रोवाइड मतलब ले सकें और गरीब के बच्चे रह जाएं। इसलिए एजुकेशन को फ्री रखा जाए और कंपलसरी रखा जाए कि हर एक को एजुकेशन, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो मिले। Radicalism in the Congress was further reflected in Fezpur Congress resolution in the manifesto of 1936 which promised radical transformation of agrarian system। अब क्या था ना, जो कांग्रेस का कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन था, उसका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था 1936 का, मतलब जो इलेक्शन से पहले ये बताते हैं ना कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ दिया गया, जो खेती बाड़ी का जो सिस्टम था ना, एग्रेरियन सिस्टम, उसकी तरफ, कि हम खेतों के लिए रेंट कम करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू ताकि ज़्यादा जनरेट हो, और जितना भी जो रूरल कर्जा है उसको ख़त्म करेंगे, या फिर लोगों को जो कर्ज, मतलब क्या है कि खेती बाड़ी करने के लिए किसान को कर्ज की तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो इनको सस्ती दरों पे क्रेडिट मुहैया करवाया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, ताकि ये जो बड़े ज़मींदार होते थे उनसे इनको ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा ना उठाना पड़े, ठीक है। और इनको राइट मिले कि ट्रेड यूनियन बनाने का, अब और इनको राइट मिले स्ट्राइक करने का, राइट टू स्ट्राइक, ऐसे ऐसे मैनिफेस्टो के अंदर प्रोमिसेस किए गए और इन रिजोल्यूशन को अपनाया गया। ड्यूरिंग 1938 व्हेन सुभाष चंद्र बोस वाज इट्स प्रेसिडेंट, 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के, और इन्होंने क्या
कमिट किया कि भाई अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और इस चीज़ के लिए हम क्या सेटअप करेंगे, नेशनल प्लानिंग कमेटी। किसकी लीडरशिप के अंदर, जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। नेहरू और जो अदर लेफ्टिस्ट और गांधी जी ने आर्ग्यू किया कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिए लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है ना वो क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी किस चीज़ को, जो वेल्थ का जो कंसंट्रेशन होता था पहले एक ही एंड में, अब देखो हर एक इंसान अपनी अपनी इंडस्ट्री खोलेगा तो पैसा सबके हाथ में बट के रहेगा। जितनी भी देश की जो वेल्थ है वो केवल एक ही लोग के अंदर नहीं आके रहेगी। जैसे कि पहले क्या था ना, अंग्रेज सब काम करते थे तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के पास ही हर तरह की सुख सुविधाएं थी। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया था। In fact, a major development of 1930 was the increasing acceptance of radical economic policy of गांधी जी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको बदला जाए और उनके अंदर बदलाव करके उनको अपने अकॉर्डिंग सही से किया जाए ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है उनकी भी ग्रोथ हो सके और हर तरह से हर एक इंसान को ग्रो होने का क्या मिले, मौका मिले। Outside the Congress, the socialist tendency led to the growth of Communist Party after 1935 under the leadership of PC जोशी। ठीक है, अब क्या है ना, सोशलिस्ट टेंडेंसी लोगों के अंदर ज़्यादा ग्रो होने लगी कि भाई उनको जितनी मतलब जो भी सोशल इश्यूज होते थे उनका समापन करने के लिए या फिर उनका सॉल्यूशन करने के लिए लोगों के अंदर जो सोशलिस्ट टेंडेंसी वो ज़्यादा ग्रो होने लगी। इस वजह से जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ उनका गठन होने लग गया और ऐसी ही एक पार्टी का गठन हुआ 1935 के अंदर जिसकी लीडरशिप किसके अंडर में आई, पीसी जोशी। ठीक है, और जो इसको क्या बोला गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, नहीं यहाँ जस्ट ए मिनट होल्ड ऑन, मैं कंफ्यूज हो गया। आउटसाइड द कांग्रेस सोशलिस्ट टेंडेंसी लेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 1935 के बाद में जो भी सोशलिस्ट जो इशू थे जैसे कि मैंने अभी बताया था उनकी ग्रोथ होने लगी और ऐसे ही करके जो कम्युनिस्ट लोग थे जो चाहते थे कि हर तरह से इक्वल एजुकेशन हो, सबको मिले, इक्वली जॉब मिले, है ना, और देश भी इकोनॉमिकली आगे बढ़े, कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं हो, ऐसे ऐसे करके जो फाउंडेशन रखी गई किसकी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की 1934 के अंदर, किसकी लीडरशिप के अंडर में, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस को फिर से इलेक्ट किया गया किसका, प्रेसिडेंस के लिए, कांग्रेस की प्रेसिडेंसी उसको फिर से मिले, लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ को अपोज किया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि अब की बार प्रेसिडेंसी सुभाष चंद्र बोस के अधीन में आए। बट द अपोजिशन ऑफ गांधी जी एंड हिज सपोर्टर इन कांग्रेस वर्किंग कमेटी कंपेल्ड बोस टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस इन अप्रैल 1938। अब क्या था ना, गांधी जी के अपोजिशन में होने के बाद और इनके कुछ सपोर्टर्स के प्रेशर में जो बोस जी ने ना, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंसी से कांग्रेस की अप्रैल 1939 के अंदर। अब जो उनके लीडर्स जो फॉलोअर्स रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉलोअर्स ने मिलकर क्या बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नाम से एक पार्टी का गठन किया। ठीक है, बाई 1930 विद इन द कांग्रेस द लेफ्ट वॉज एबल टू कमांड इन्फ्लुएंस ओवर 1/3 ऑफ द वोट्स ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज। अब जो कांग्रेस जो थी वो जितने भी इश्यूज थे ना उनके ऊपर उनके वो 1/3 वोट्स उन इम्पोर्टेंट इश्यूज की तरफ जाने लगे। ठीक है, मोर ओवर सोशलिज्म बिकम द एक्सेप्टेड क्रीड ऑफ द मोस्ट ऑफ द पोलिटिसाइज्ड व्यूज ऑफ द यूथ 1930-40। The 1930s also witnessed the foundation of All India Student Federation and All India Progressive Writer Association। क्या था ना, उस टाइम पे जितने भी यूथ थे उनको इस चीज़ का तो पता लगने लग गया था कि भाई पॉलिटिकल इशू क्या है, क्या चल रहा है देश के अंदर और हमको किस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से ज़्यादा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, उनकी लीग्स का फाउंडेशन होना स्टार्ट हो गया। ऐसे ही 1930 के अंदर फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का फाउंडेशन हुआ और साथ में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ। तो ये थी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और क्या था 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। साथ में हमने क्या पढ़ा था,
पूर्ण स्वराज के बारे में। तो ये 3 टॉपिक हम अभी कवर कर चुके हैं, और अगर कोई इशू हो या फिर कोई कमी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी लास्ट टॉपिक रहता है जिसके अंदर कांग्रेस, वर्ल्ड अफेयर, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट, ये सब हम कर लेंगे, और उसके बाद ये हमारी जो बुक है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, मेरे इस चैनल पे। तो अगर किसी ने ना देखी हो तो प्लीज़ अपना देखना स्टार्ट कर दो, क्लास रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो। कोई भी इशू हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ताकि आगे की क्लासेस के अंदर उन पे ध्यान रखा जाए, या कोई भी सजेशन हो, एनीथिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।